मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं अन्य आत्मीयजनों, आप सबों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पर मैं कोरी शुभकामना देने में विश्वास नहीं रखता। मैं इसके साथ कुछ आपके भविष्य को उज्जवल करने के रास्ते में कुछ मदद करने के उद्देश्य से भी मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। हमारी चाहत आज के संदर्भ में ये रही है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ होम्योपैथी में दवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा, करीब 4000 के करीब हो गई है। और अगर प्रूविंग की बात देखें तो कुछ मेडिसिन तो ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे लक्षण हैं, उनके प्रूविंग के सिम्टम हैं। एलेंस गाइडिंग सिम्टम में अगर जो देखें तो जितने भी अपने पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं उनके बहुत सारे सिम्टम हैं। मसलन सल्फ़र के सिम्टम अगर जो देखें तो 4000 सिम्टम करीब सल्फ़र के कलेक्ट हैं कुल मिलाकर के। और इसी तरह से कम 50 के करीब तो पॉलीक्रेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। अब ये बात थोड़ी परेशानी की होती है। इस परेशानी को सबसे पहले महात्मा हेनिमैन ने अपने इनिशियल लाइफ में ही, जिस समय के 1796 में महज 30 मेडिसिन की प्रूविंग हुई थी, उसी दरमियान उनको ये महसूस होने लगा था कि ये तो बहुत ही विशद कार्य हो जाएगा। और तभी उन्होंने ये सोचा था कि कोई रिपर्टरी जैसी चीज़ जो है कुछ होनी चाहिए, और उसका सूत्रपात भी उस समय हुआ था, जो कि अभी हम जानते हैं कि हमारा जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है वो उसमें रिपर्टरी का एक बहुत बड़ा योगदान, क्या कहें कि उसी के ऊपर आधारित हमारा सही प्रैक्टिस खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बेसिक कंसेप्ट तो मेडिसिन का अपने पास होना ही चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ये देखा होगा आप लोगों ने कि देयर आर सर्टेन कंडीशन वेयर रिपर्टरी इज नॉट एप्लीकेबल मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द एक्यूट केसेस एंड लाइकवाइज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं उन सबों के एक स्केलेटल फ्रेमवर्क आपके दिमाग में अगर रहता है तो मेडिसिन का कंसेप्शन आप प्रॉपर आपके दिमाग में बन सकता है। इस मामले में बहुत सारे पायनियर्स बहुत तरह से सलाह दिए हैं कि कैसे मेडिसिन को आत्मसात किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, मैट्रिया मेडिका के बारे में हमारे जो बुजुर्गों ने जो कहा है कि मैट्रिया मेडिका इज नॉट ए सब्जेक्ट टू बी रिमेंबर्ड, रेदर इट इज ए सब्जेक्ट टू बी अंडरस्टैंड। अब पहले ही मैंने बताया कि अगर 4000 के करीब सिम्टम एक पॉलीक्रेस्ट के हों या उसके आसपास हों, और इस तरह के मान ली सिर्फ 50 ही पॉलीक्रेस्ट अगर हों, तो यही एक आदमी के मानसिक क्षमता से बाहर की बात हो जाती है। और जब 4000 मेडिसिन हमारे हैं तब तो कहने की बात ही नहीं है। तो जैसे सिलेक्शन के लिए एक इजी वे के अनुसंधान के रास्ते में रिपर्टराइजेशन की बात हमारे सामने आई, उसके समझने के रूप में भी कुछ बातें हम लोग इस तरह से बराबर देखते रहते हैं कि कैसे हम उसको अपने दिमाग में रख सकें। तो हमारे विचार से एक रास्ता, और जितने भी रास्ते आपने अख्तियार किए हों मेडिसिन को याद रखने के या समझने के, वो तो अलग बात है। एक रास्ता जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आज करना चाहते हैं, और वो है कि प्रत्येक मेडिसिन का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको वरीयता के साथ उस पर ध्यान देना। आपने देखा होगा
बोरिक की मेट्रियामेट का अगर देखें, हमारे मेट्रियामेट का तो अलग अलग मेट्रियामेट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं। कोई क्लिनिकल मेट्रियामेट का है, कोई प्रूविंग के मेट्रियामेट का है, कोई थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेट्रियामेट का लिखा गया है। बोरिक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो बोरिक के मेट्रियामेटिका में आपने देखा होगा कि प्रत्येक मेडिसिन की शुरुआत में जो पहला स्टेंजा जो होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली उस स्टेंजा में चर्चा रहती है उस मेडिसिन के फिजियोलॉजिकल एक्शन की। और ये फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है, अगर आप एक ढंग से ध्यान दें तो एक तरह से पूरे मेडिसिन का एक सार संक्षेप के रूप में आपके दिमाग में आ सकता है। उदाहरण के तौर पे आज मैं एक मेडिसिन आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहता हूँ, जैसे ब्राइनिया ले लीजिए। ब्राइनिया के मामले में आप देखिएगा कि वहाँ वो फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में अब कुछ बातें दिमाग में रखिए। जैसे एक मेन बात हो गई कि ब्राइनिया का जो इट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट अपॉन द serous membrane and the structures under cover of it। सिर्फ इस एक लाइन को दिमाग में रखिए कि all those organs which are covered under serous membrane, पहले तो वो सब आपके दिमाग में इसके आधार पर आ जाएंगी कि सभी के जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर में हैं जो सीरस मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, तो उन सबों के जो आउटर कवरिंग, जैसे लंग्स है तो उसका आउटर पर कवरिंग प्लूरा, हार्ट है आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम, इंटेस्टाइन है पेरिटोनियम, ब्रेन है मेनिंजेस, वो जॉइंट्स हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। ये सारे जगह आ गए ब्राइनिया के कार्य क्षेत्र के अंदर। तो आपका एक तो आपने एक प्रिसाइजली कंक्लूड कर लिया कि इतने क्षेत्र हैं जहाँ के ब्राइनिया के असर को हम सोच सकते हैं। और दूसरी बात कि द स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ इट, तो अब देखिए जैसे प्लूरा के कवर के अंदर में लंग्स है, पेरिकार्डियम के कवर के अंदर में हार्ट है, पेरिटोनियम के कवर के अंदर इंटेस्टाइनल जो विसराज हैं, मेनिंजेस के अंदर ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब आपके सोच का क्षेत्र ब्राइनिया के संदर्भ में इतने इलाके में आ गया कि इतना ऑर्गन जो हैं ये तो मोस्टली इसके प्रभाव में है। अब एक लाइन तो जो हम लोग, एक लाइन का इंटरप्रिटेशन तो ये हुआ था कि इट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट अपॉन द सीरस मेम्ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ इट। इसके बारे में तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि इसका जो जनरल मॉडलिटी करेक्टरिस्टिक के रूप में है, एग्रावेशन, स्लाइटेस्ट मोशन, और भी कुछ मेडिसिन में होंगे लेकिन ब्राइनिया लीड करता है इस मामले में। इवन ब्राइनिया में अगर जो आप आई बॉल का भी मूवमेंट हो रहा, इधर से इधर देख रहे हैं, ये भी तकलीफ बढ़ाने वाला है। अब जिन जिन ऑर्गन को हमने अभी तक सिलेक्ट किया वो सीरस मेम्ब्रेन के कवर के अंदर में, जैसे कि अब वो लंग्स हैं, हार्ट हैं, ब्रेन हैं, जहाँ कहीं भी लीवर है और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, इन सभी जगह पे एक बात कॉमन हो गई कि स्लाइटेस्ट मूवमेंट अगर होगा तो उनमें दर्द होगा। अब दर्द होगा, दर्द किस तरह का होगा? तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पेन इसका जो है वो स्टिचिंग कैरेक्टर का है। अब स्टिचिंग कैरेक्टर जो है, यहाँ एक बात और ये समझने वाली है, जैसे कि ये कहा जाता है ना
कि मैट्रिया मेडिका इज नॉट ए सब्जेक्ट टू बी रिमेंबर्ड, जैसा मैंने कहा, इट इज ए सब्जेक्ट टू बी अंडरस्टैंड। तो जब हम सिम्टम्स को जब ध्यान देते हैं तो ये बात प्रत्येक सिम्टम के पढ़ते वक्त दिमाग में ये उठना चाहिए क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से कि ये सिम्टम क्यों पैदा हुआ। अगर हम इस क्यों का जवाब ले करके और उस सिम्टम को हम अगर जो दिमाग में रखते हैं तो ये क्यों के जवाब के साथ वो सिम्टम तो आपके दिमाग में उस मेडिसिन के संदर्भ में टिका हुआ रहेगा। जैसे हम इस देखिए, इसमें जितने भी इस तरह के मेम्ब्रेन हैं सभी मेम्ब्रेन कम से कम 2 लेयर के हैं। प्लूरा भी है तो विसरल लेयर है, पैराइटल लेयर है, प्रिकार्डियम है, विसरल पैराइटल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है अमूमन उस स्पेस में कुछ फ्लूइड रहते हैं ताकि मूवमेंट जब हो तो वो जैसे अब लंग्स ऐसे फैल रहा है तो उसके ऊपर का प्लूरा जो है ऐसे जो फैलेगा तो नीचे वाला लेयर के ऊपर वाला लेयर ग्लाइड करेगा। ये ग्लाइड जब करता है तो जैसे आपके गाड़ी में ग्रीस अगर जो है जॉइंट्स में तो आपका मूवमेंट वेरी फ्री एकदम होता है, लेकिन अगर वहाँ पे वो ना रहे या पानी में भीग गया बहुत दिन उसके बाद ये हो गया तो देखते हैं कि जब भी आप मूवमेंट कराते हैं चाहे कहाँ कुछ आवाज़ इस तरह की होती है। वजह क्या हो गया कि वहाँ पर वो फ्रिक्शन कुछ बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन जब होता है तो वो फ्लूइड जब गाढ़ा हो गया तो ऐसे दोनों जब फैलेगा तो आप याद कीजिए कभी अगर चीनी की चाशनी अगर जो बन रही हो तो जो बनाने वाले जो हैं कारीगर वो ऐसे करके देखते हैं उसको, तार टूटने कहते हैं, एक तार टूट रहा है, 2 तार टूट रहा है। कहने का मतलब है कि उसका जो कंडेंसेशन जो है उसका कितना ज़्यादा हुआ है, अभी वो कितना गाढ़ा हो गया है, उसकी विस्कोसिटी कितनी हो गई है, सही हुई है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। तो ऐसे की है और विस्कोसिटी है, एक तार बना हुआ है तो ये नीचे जहाँ लगा हुआ है जहाँ ऊपर लगा हुआ है दोनों जगह पे खिंचाव पड़ रहा है ऐसे करने पे। एक बैक सर्टेन लेवल पे यहाँ जो टूटेगा तो झटके से ये भी नीचे जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, और वो जो अपने सामान्य स्तर से झटके से नीचे जाएगा उसका सेंसेशन यूँ लगेगा वैसे कुछ गड़ गया। तो ये चीज़ जो है इस तरह से, ये जस्ट एग्जाम्पल हुआ। जो भी सिम्टम आपके सामने आ रहे हैं तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए उसको समझने का कि इस सिम्टम क्यों पैदा हो रहा है। जब ये क्यों पैदा हो रहा है, ये जो तर्क जो अभी जो मैंने ये बात जो कही, ये बात अगर दिमाग में रहती है तो आपके अंदर वो स्टिचिंग पेन जो है वो ब्रायनिया के साथ एकदम एडजस्ट हो करके और आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक हो गया स्लाइटेस्ट मोशन, दूसरा हो गया स्टिचिंग करेक्टर। अब ये 2 बातें अपने दिमाग में रखी थी, एक इसका जगह और दूसरा ये करेक्टर। एक तीसरी बात दिमाग में अगर रखिए कि जो भी कोई हॉलो ऑर्गन है उसके ऊपर या जो भी ऑर्गन के ऊपर जिसका प्रभाव क्षेत्र है, इंटरनल लाइनिंग जो है वहाँ पे ये ड्राइनेस पैदा करता है और एक्सटर्नल कवरिंग है वहाँ पे ये फ्लूइड का कलेक्शन कराता है। अब इस चीज़ को दिमाग में रख करके अगर देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटरनल ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस के कारण जो है इरिटेशन है, इरिटेटिंग कफ है, और जो ऊपर का कवरिंग जो है प्लूरा का, इस प्लूरा के बीच में फ्लूइड का कलेक्शन है तो प्लूरल इफ्यूजन है। जैसे प्लूरिसी जो है, प्लूरिसी के बारे में हम जानते हैं कि प्लूरिसी अपने फ्लूइड के कंटेंट के आधार पे ये 2 रूप में
ये वो डिस्क्राइब्ड है ड्राई प्लूरिसी एंड वेट प्लूरिसी। तो वेट प्लूरिसी जो है वो प्लूरल एफ्यूजन के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली इट इज माने रिजल्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इसी तरह से हार्ट में भी इस तरह से फ्लूइड का हो जाओ। जीआईटी में अगर जो देखिए इंटरनल लाइनिंग में ड्राइनेस के चलते मुंह का सूखना, इंटरनल वो ल्यूमेन का सूखना, ये सूखना जो है वो प्यास को इंगित कराता है, प्यास के सेंसेशन को वो पैदा कराता है। या यहाँ से नीचे तक अगर जो टोटल अगर सूखापन इसमें है तो उसका परिणाम होता है अंतिम तक स्टूल तक ड्राइनेस, कंस्टिपेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2-3 बातें हम रखते हैं दिमाग में तो इन 3 बातों के आधार पर हम एक सफिशिएंट फीचर को असेस कर ले सकते हैं इसके बारे में, ब्रेनिया के बारे में। अब इनके अलावा 1-2 कैरेक्टर ऐसा कुछ हो जो कि पिक्यूलियर हो, क्योंकि पिक्यूलियर चीज़ भी अक्सर आदमी के दिमाग में रहती है। जो बात पिक्यूलियर है वो, और वो पिक्यूलियरिटी क्या है, आपने इसमें पढ़ा होगा कि जब सर में अगर दर्द है, क्योंकि ब्रेन में इंटरनल इलाके में इन्फ्लामेटरी कंडीशन जब आ गया तो उसको मेनिंजाइटिस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है हेडेक। सर के दर्द में ब्रेनिया में ये देखा जाता है कि अगर आगे की ओर सर को झुकाया गया तो लगता है कि टोटल ब्रेन मटेरियल जो है आगे की ओर झुक गया। ये प्रत्येक हेडेक में तो नहीं होता है, यानी इसके अंदर में एक पिक्यूलियरिटी है। इसी तरह की पिक्यूलियरिटी एक मेंस के कॉरेस्पॉन्डेंस में होती है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, यानी पीरियड के टाइम में या कभी कभी पीरियड के जगह पे नाक से ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस होने लगती है, जिसको विकेरियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब इतनी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ तो किताब में आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इतनी बात आपके दिमाग में अगर ब्रेनिया के संदर्भ में रहता है तो कम से कम एक खाका आपके दिमाग में तो ब्रेनिया का मौजूद हो गया। अब इस खाका के आधार पर आगे अपने अध्ययन के आधार पर कुछ और चीज़ उसमें जोड़ लीजिए, या अब इसी के आधार पर बाकी चीज़ मिला करके ब्रेनिया की जानकारी को आप कंप्लीट कर ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ यही एक इंगित करना था कि इस रूप में भी यदि आप पढ़ने की अगर जो अपनी आदत डालें, यानी पहली बात कि किसी भी मेडिसिन का, चूँकि प्रत्येक मेडिसिन का वैसे ये प्रोमिनेंट नहीं रहता है, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ ये पॉलीक्रेस्ट के बारे में ही, क्योंकि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में ही उसके सारे सिम्टम्स और सारे एस्पेक्ट जो हैं वो स्पष्ट रहते हैं। और दूसरी बात कि उसका मैक्सिमम इलाके पे प्रभाव भी परिलक्षित रहता है। इसलिए एक तो है कि मेडिसिन को अगर जो उसका फ्रेमवर्क दिमाग में बनाना है तो उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पे ध्यान दीजिए, और दूसरी बात है कि कुछ उसके जो पिक्यूलियर जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, मेडिसिन को दिमाग में रखने के लिए कुछ उन बातों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो केस टेकिंग के दरमियान जो हम लोग वो प्रोसीड्यूर जो अपनाते हैं सामान्य रूप से केस टेकिंग में, जिससे ना केस टेकिंग जो है वो 2 पार्ट में बांट ले हैं। पहला पार्ट उसका इंटरोगेशन का है, सेकंड पार्ट फिजिकल ऑब्जर्वेशन का है, फिजिकल एग्जामिनेशन का। इंटरोगेशन में जो वो उसका वो इंट्रोडक्शन लिया पेशेंट का, उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग किया, इंट्रोडक्शन हिस्ट्री टेकिंग। इसके बाद जो है उस हिस्ट्री टेकिंग में जो इलाका सेंसिटिव या जो इलाका इंगित हुआ उस इलाके का फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराते हैं, अगर जो आवश्यकता पड़ती है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कराते हैं। और ये सब कुछ करके जो सारे सिम्टम हम कलेक्ट करते हैं, उन सारे सिम्टम को पहले तो है कि हम लोग को ये कहा गया कि पेशेंट का सिम्टम जो उसी की भाषा में हमको कलेक्ट करना चाहिए। तो कलेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप आता है कि उसका इंटरप्रिटेशन, कि वो
पेशेंट जो कहा है उसका वास्तव में मतलब क्या है, और वो मैट्री अमेरिका या रिपर्टरी की भाषा में हाउ आई कुड ट्रांसफर इट। तो ये करने के बाद अगला स्टेप हमारा आता है कि सिलेक्शन ऑफ सर्टेन डिस्क्रिमिनेटिव सिम्टम्स। और डिस्क्रिमिनेटिव सिम्टम्स को सिलेक्ट करने के लिए हम ध्यान में रखते हैं द मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, जनरल मॉडलिटी, फीमेल के मामले में मेंस, ये भी जनरल सिम्टम के अंदर में आता है। इसके बाद उसके पार्टिकुलर सिम्टम जो प्रोमिनेंट हैं, इटियोलॉजिकल सिम्टम्स या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड सर्टेन रेयर एंड पेकुलियर फीचर्स। ये 5.6 पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट्स के आधार पर जो 20-25 सिम्टम हमने क्रिएट किया पेशेंट के अंदर से इतना निकाल लेते हैं ताकि इसी को कंसीडर करके रिपोर्टराइज कर सकें। तो कम से कम दवा को पढ़ने के दरमियान इस चीज़ को दिमाग में रखें कि इस मेडिसिन के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसको हमने देखा या नहीं। अगर इन सारे सिम्टम को देखते हैं तो ये 6 हेड पे आपकी टोटल जानकारी जो है वो कंस्टिक्ट हो जाएगी। और इतनी बात को आप कंसीडर अगर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट पूरे मेडिसिन का एक आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग तो बहुत लोग इसको करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई नई बात ये कह दी है। मैं एक विशेष रूप से इसको आपके जेहन में डालना चाहता हूँ कि अगर इस आधार पे पढ़ने की कोशिश नहीं की है, खास करके हमारे न्यू कमर्स जो इस क्षेत्र में जो बच्चे आए हैं, तो वो एक बार ये कोशिश करके देखें और इस रूप में मेडिसिन को पढ़ने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि मेडिसिन का समझना उनको काफ़ी आसान हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी, मैंने ये कर्तव्य के रूप में ये निभाया कि जो मैंने शुभकामना दी थी आपके डॉक्टर के रूप में उज्जवल भविष्य की, उसमें मैं समझूंगा कि थोड़ी बहुत मैंने मदद कर दी। यदि हमारा ये जो आइडिया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। धन्यवाद।